चलिए तैयार हैं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं। हम जो इससे पहले के लेक्चर में अपना चैप्टर देख रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। केमिस्ट्री के कुछ बुनियादी तस्वुरात। तो शुरू से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि इससे पहले कौन सी बातें हमने इस चैप्टर के अंदर देखी थी। सबसे पहले हमने मादे के बारे में देखा और मादे की मुख्तलिफ कैफियतों, उसकी अलग अलग हालतों के बारे में हमने जानकारी हासिल की। उसके बाद में हमने ये देखा कि मादे में उसकी हालत में किस तरह से तब्दीली लाई जा सकती है, दर्जे हरारत के अंदर तब्दीली लेकर। फिर इसी तरह हमने ये देखा कि जो मादे मादे की कौन कौन सी अक़साम है, उसमें खालिस अशिया, आमीज़े, और खालिस अशिया में फिर अनासिर मुरक्कबात, और आमीज़ों में गैर मुतजानिस आमीज़े और मुतजानिस आमीज़े। इन तकसीमों को हमने मुलाहिज़ा किया था। फिर उसके बाद में ये एटम्स और ये जो चीजें थी, ये सालिमात किस तरह से बनते हैं, इनके बारे में कुछ बातें हमने देखी। फिर मादे की खुसूसियात हम देख रहे थे। फिर मादे की खुसूसियात के अंदर जो दो तरह की खुसूसियात होती हैं, तबई खुसूसियात और कीमियाई खुसूसियात, इन दोनों को हमने देखा। फिर आगे तबई खुसूसियात की पैमाइश के ताल्लुक से बातें आई। मुख्तलिफ तबई मिकदारों को हमने देखा, कमियत और वजन क्या है, उनमें फर्क, हजम, कसाफत, दर्जे हरारत, और इन तमाम चीजों को नापने के लिए जो इकाइयां, जो यूनिट्स यूज की जाती हैं, उन यूनिट्स को भी हमने देखा। फिर उसके बाद वन बाय वन, एक के बाद एक, ये सारी चीजें हम देखते रहे। कमियत, हजम, कसाफत, दर्जे हरारत, ये हुआ था। फिर हमने स्टार्ट किया था हमारे पिछले लेक्चर में कि कीमियाई इत्तेहाद के कवानीन, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि जब कभी कोई भी दो चीजें मिलती हैं तो वो मिलते वक्त इन कुछ लॉस को हमेशा फॉलो करेंगी। तो वो जो लॉस फॉलो करेंगी उसके अंदर ये 6 चीजें हमें देखनी थी। जो चीजें देखनी थी यहाँ पर, सबसे पहले कमियत की वफा का कानून, हमने इसे देख लिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर मुस्तकिल तनासुब का कुलिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देने वाले साइंसदान का नाम एंटनी, भाई याद है आपको? क्या नाम था पूरा? एंटोनी लेवॉइजियर। ठीक है। फिर मुस्तकिल तनासुब का कुलिया भी हमने देखा था। मुस्तकिल तनासुब का कुलिया, मुस्तकिल तनासुब के कुलिया में जो बातें हमने देखी थी वो ये कि किसी भी कीमियाई मुरक्कब को हम ले लें, दुनिया के किसी हिस्से में नहीं, कायनात के किसी हिस्से में, उसके अंदर जो एटम्स का तनासुब होगा वो हमेशा यकसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ये फिर ज़ाफ़ी तनासुब, और ज़ाफ़ी तनासुब के बाद में मेरे ख्याल से हमको ये वाला देखना बाकी था, गैसी हुजम का, गे-लुसैक का कुलिया। यहां से हमें जो अपनी बात को स्टार्ट करना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कमियत की वफा का कानून कौन दिया था? एंटोनी लेवॉइजियर ने। कि तब्दीली कमियत के अंदर वाकई नहीं होती, कि जब हम दो चीजें मिलेंगी, दो चीजें मिलकर एक तीसरी चीज बनाएंगे, तो जितना उन दो चीजों की कमियत थी उतनी ही कमियत होंगी उस तीसरी चीज की भी। फिर मुस्तकिल तनासुब का कुलिया, जोसेफ प्राउस्ट। फिर इसी तरह ज़ाफ़ी तनासुब का कुलिया, इसके अंदर ये हमने देखा था। और फिर अभी हमें जो देखना है वो है गैसी हजम का, गे-लुसैक का कुलिया। देख लेते हैं गे-लुसैक साहब क्या बात फरमा रहे हैं। तो जनाब गे-लुसैक साहब फरमाते हैं कि जब एक कीमियाई तामुल में गैसें इत्तेहाद करती है, मतलब गैसें मिल रही, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक गैस है, वो किससे मिल रही? किसी दूसरी गैस से। तो दोनों भी गैसेस मिल रही हैं, और ये गैसेस मिलकर क्या करेंगी? कोई नई गैस बनाएंगी या तश्कील पाती है। मतलब ये गैसेस मिल रही है और ये गैसेस मिलकर एक नई गैस को बना रही है, नई गैस तश्कील पाई यहां पर। तो ऐसा अपने हजम के एतबार से एक सादा निस्बत में करती हैं कि जब कभी ये मिलेंगी तो मिलते वक्त हमेशा 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 वो एक निस्बत को फॉलो करेंगी, वो एक रेशो को फॉलो करेंगी। हजम के एतबार से सादा निस्बत, हजम मतलब उसका वॉल्यूम, कि वो कितनी जगह घेर रही है, ये हमेशा वॉल्यूम के हिसाब से एक निस्बत में रहेंगी। ठीक है, अभी इतना पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए यहां जो मिसाल दी हुई है उसको हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस कितने ml है? 100। ऑक्सीजन, दोनों मिलके कितने ml पानी बनाएंगे? 100 ml। अब यहां पर तनासुब अगर हम देखें, तनासुब अगर हमको निकालना है, ये हो जाएगा 2:1:2। मतलब इसका वॉल्यूम 2 रहा, इसका वॉल्यूम 1 रहा, तो कितना वॉल्यूम वाटर बनेगा? 2।
अब मिसाल से मैं आपको बोलता हूं, जैसे हाइड्रोजन वहां पर 100 ml था, इसको रिएक्शन को मैं यहां लिख लेता हूं, 2H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, अब यहाँ पे तनासुब हमने देख लिया, इसका जब कभी 2 रहेगा, ऑक्सीजन का 1 रहेगा, तो वाटर कितना बनने वाला है यहाँ पर 2 बनेगा। मतलब ये जो 100 था तो ये कितना रहेगा 50, तो ये कितना बनेगा 100। अब इसको इस तरह से हम देखते हैं, ये जो तनासुब है यही तनासुब आगे किस तरह से फॉलो होता है देख लेंगे आप। कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस 100 ना हो, हमारे पास हो वो 50, ठीक है। जब ये 50 है तो ऑक्सीजन कितना लगेगा फिर 100 का आधा लग रहा था 50, तो 50 का आधा कितना लगेगा 25 लगेगा, ठीक है। उससे पानी कितना फॉर्म हो जाएगा 50। बात समझ आ रही? तो इसका मतलब अगर हमें कोई केमिकल रिएक्शन करवाना है और वो केमिकल रिएक्शन गैसेस की शक्ल में हो रही, तो गैसेस की शक्ल में जब होंगी तो वो ये रूल को फॉलो करेंगी कि मिलने वाली चीजों का कुछ तो भी वॉल्यूम का रेशो रहेगा, तनासुब रहेगा, और जो चीज बनेगी वो उस रेशो को फॉलो करने वाली है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास में एक सवाल समझ लीजिए आप, कि हमारे पास में 200 लीटर हाइड्रोजन गैस है, कितने लीटर है, और हमें पूरी की पूरी हाइड्रोजन गैस को खत्म करके बना देना है, वाटर के अंदर कन्वर्ट करना है उसे। तो ये 200 लीटर हाइड्रोजन के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन लगेगा 100 लीटर ऑक्सीजन लगेगा बराबर, तो कितने लीटर पानी बनेगा 200 लीटर। समझ आ गई बात? तो ये तनासुब उसने कहा था गेलुसैक ने कि ये हमेशा इसी तरह से रहेगा, कि जब कभी ये रिएक्शन होनी है, जहां कहीं ये रिएक्शन होनी है, ये तनासुब इसी तरह से फॉलो किया जाएगा। बात समझ आ गई? फिर ये क्वांटिटी कितनी भी आपको लेना है, जैसा मिसाल के तौर पर हमको बनाना है ये 25 लीटर पानी। सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 25 में मिसाल के तौर पर लीजिए, कितने 25 50 कितने भी लीटर आपको बनाने, कभी लीटर देगा, कभी एमएल देगा, वॉल्यूम देगा, और कहेंगे भाई इतने बनाने के लिए हमें बताइए कि ऑक्सीजन कितने लीटर लगेगा और हाइड्रोजन कितने लीटर लगेगा। तो वहां पर हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो कोई भी रेशो रहता हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ये H2O के साथ में वो कैसा रहता 2:1:2। बात समझ आ गई? इसका मतलब जितना हाइड्रोजन लेंगे उतने वॉल्यूम के अंदर क्या फॉर्म होने वाला है वाटर, ये दो तो ये दो, तो बनाना कितना है हमें पानी 25, तो ये कितना है 25 लीटर हमको बनाना है, तो इसको भी कितना लेना पड़ेगा 25 लीटर, ठीक है। ये भी 25 लीटर हो जाएगा, और O2 को 25 का लेना पड़ेगा आधा, 12.5 लीटर, 12.5 लीटर। समझ आ गई बात? तो ये लॉ बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था गे लुसैक, इसीलिए इसे कहा जाता है गैसी हजम का गे लुसैक का कुलिया, या गे लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। समझ में आया क्या? क्लियर है बात ये? ठीक है, कोई शक है, सवाल है, प्रश्न है, क्वेश्चन है तो पूछ ले सकते हैं आप। गे लुसैक लॉ समझ में आया? सीधी सी बात है, इसके ऊपर सवाल इस किस्म के पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो जो बातें हमको देखनी थी उसको रिवाइज करते चलते जल्दी से। कमियत के बका कानून हो गया, मुस्तकिल तनासुब का कुलिया हो गया, ज़ाफी तनासुब का कुलिया हो गया, गैसी हजम का गे-लुसैक लॉ का कुलिया भी हो गया। बचे हुए दो, एक एवोगैड्रो का कानून, दूसरा डाल्टन का एटॉमिक नजरिया। वो डाल्टन नहीं है, क्या है वो डाल्टन, ठीक है, ये रह गया हमारा। आ जाओ। अब गे-लुसैक के बाद में हमको जो देखना है डाल्टन का एटॉमिक नजरिया, ठीक है, सीक्वेंस आगे पीछे होगी फिर। ओके, मुस्तकिल तनासुब का कुलिया ये तो जोसेफ प्रॉक्स का था, इजाफी तनासुब का कुलिया भी हो गया, गैसी हजम का गे-लुसैक का कुलिया ये अभी देखिए, ठीक है। वो एक जो स्लाइड है उसमें की मिस होगी, ठीक है, उसको देख लेंगे पहले हम।
डाल्टन का एटमी नजरिया देख रहे थे आखिरी वाला, उसके बाद एवोगैड्रो की तरफ हम बाद में बढ़ जाएंगे। तो डाल्टन का एटमी नजरिया जो पॉइंट नंबर 6 है जो हमको यहाँ पर देखना है उसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको एवोगैड्रो का नजरिया भी समझा दूंगा। तो डाल्टन ने जो बात बताई थी कि एटम, आपको बताऊंगा एटम मतलब जर्रा, कि किसी भी मादे को अगर हम तोड़ते चले जाएं छोटे 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 पार्टिकल के अंदर करें तो सबसे जो बुनियादी इकाई होती है, सबसे जो छोटा पार्टिकल रहता है उसको क्या कहते हैं? एटम। किसी भी चीज का जर्रा है उसको एटम कह जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का एक अपना एटम है, ऑक्सीजन का अपना एक एटम है, किसी और उनसुर का अपना उसका एक एटम है। तो यहां पर यही बात, जर्रा मतलब ये उसका एटम। तो डाल्टन ने एक एटमी नजरिया पेश किया था कि हर एक चीज का अपना एक एटम होता है। उसके बारे में कुछ बातें हम समझने की कोशिश करते हैं कि मादा, कोई भी जो मैटर होगा वो नाकाबिले तकसीम, अनडिवाइजेबल, कि जिसे तकसीम नहीं किया जा सकता, ऐसे एटमों पर मुश्तमिल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करें, लोहे को तोड़ना शुरू करें, जब आप लोहे को ब्रेक करेंगे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते चले जाएंगे और आखिर में एक टुकड़ा, एक जर्रा, एक पार्ट हमें ऐसा मिलेगा जिसे हम दोबारा से तकसीम नहीं कर सकते। तो जो तकसीम नहीं होगा, नाकाबिले तकसीम, उसे क्या कहा जाता है? एटम। ठीक है, ये बात किसने बताई थी सबसे पहले? डाल्टन ने। हालांकि डाल्टन से पहले भी और भी बहुत सारे लोग बता चुके थे। एस लॉ इसने सबसे पहले बात को पेश किया। ठीक है, अब एक उनसुर के तमाम एटमों की मुतमासिल खासियतें, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है। इसका मतलब हम समझ कि एक उनसुर मिसाल के तौर पर हमने एक मिसाल लिए थे लोहा की, तो लोहे को ही कंटिन्यू कर, लोहा, ये उसकी निशानी Fe। अब इसके जितने भी एटम होंगे, मतलब दुनिया में कहीं का भी आप लोहा ले ले, मतलब जर्मनी, जापान, परभनी, औरंगाबाद, कहीं का भी ले ले, वहां के लोहे का जो एटम रहेगा, यहाँ के लोहे का जो एटम रहेगा हमेशा सेम रहेगा। मतलब उसकी जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज मतलब मुतमासिल खुसूसियात, मुतमासिल खासियतें, सेम प्रॉपर्टीज उनकी रहेंगी। ठीक है, जिनमें मुतमासिल कमियत और माज भी शामिल है कि जो प्रॉपर्टीज उनकी सेम रहेंगी। लोहे के जर्रे का जो वजन यहां होगा वो पूरी दुनिया में नहीं, पूरी कायनात के अंदर हमेशा उसका वजन, उसकी कमियत, मास सेम रहेंगी। आइडेंटिकल कमियत, बात समझ आ गई? आइडेंटिकल मास रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर जो लोहे का एटम है उसका साइज छोटा, कहीं और पर उसका साइज बड़ा, उसमें चेंजेस कभी भी नहीं आएंगे। तो ये दूसरी बात भी उसने बता दी। तीसरा बात, मुरक्कबात उस वक्त तश्कील पाते हैं जब मुख्तलिफ अनासिर के एटम एक मुस्तकिल निस्बत में इत्तेहाद करते हैं। ये कॉम्बिनेशन के इत्तेहाद के बारे में बात कर रहा कि मिसाल के तौर पर मुरक्कबात कब बनेंगे? जब मुख्तलिफ अनासिर के एटम एक मुस्तकिल निस्बत में इत्तेहाद करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन है और दो हाइड्रोजन, 2H2, ये मिलकर बना लेते CH4 मिसाल के तौर पर। तो यहां पर हम देखें कार्बन का एक एटम, और अगर देखा रहे इसको इस अंदाज में भी हम लिख सकते हैं 2H2 को, कि यहां पर जो है हाइड्रोजन है 4 टाइम मिसाल के तौर पर। कार्बन एक मर्तबा है तो हाइड्रोजन कितने मर्तबा है? 4 टाइम्स यहां पर है, और दोनों के मिलने से क्या बन रहा है? CH4। तो जब कभी CH4 बनेगा तो CH4 उसी वक्त बनेगा जब एक कार्बन आए और कितने हाइड्रोजन आए? 4। तो ये बात उसने बताई कि कीमियाई तामुलात, ये कीमियाई तामुल है, तामुल मतलब केमिकल रिएक्शन। तो ये जो कोई भी कीमियाई तामुल है, इन कीमियाई तामुलात में क्या चीज होने वाली है कि जब मुरक्कबात बनेगा तामुल होकर, तो उस वक्त तश्कील पाएंगा मुरक्कब जब मुख्तलिफ अनासिर के एटम एक मुस्तकिल निस्बत में, एक रेशो के अंदर मिलेंगे। ठीक है, एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन का, तो ही ये बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 4 की तरफ। कीमियाई तामुलात में एटमों की दोबारा तंजीम शामिल होती है। इसको भी समझ लेते हैं, ये वाला मसला क्या है। कीमियाई तामुलात में एटमों की दोबारा तंजीम मतलब रीऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होती। मतलब कीमियाई तामुल के दौरान एटम ना तो तखलीक पाते हैं ना फना होते। दोनों अलग अलग बातें, दोनों को हम देखने की कोशिश करते। जैसा रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, पहले ये बात समझ लो, A प्लस B दोनों ने मिलकर बनाए AB। A का एक एटम है, B का दूसरा एटम है, दोनों मिलकर क्या बना लिए? AB। अब एक चीज ये हो सकती है कि जो AB है
वो मिल रहा है CD से। अब इन दोनों के दरमियान में जब तामुल होगा तो ए का एटम, बी का एटम, सी का एटम, डी का एटम, इनमें रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे हो सकता? ये हो सकता AC प्लस BD, है या नहीं? तो ये भी कीमियाई तामुल हुआ, ऊपर वाला भी कीमियाई तामुल हो, ऊपर वाले कीमियाई तामुल में, नीचे वाले कीमियाई तामुल में, दोनों रिएक्शन में फर्क क्या है? ऊपर वाले में दो एटम मिल गए तनासुब में, एक मुरक्कब बना ली। यहाँ पे दो मुरक्कब मिले, और जब ये दो मुरक्कब मिल गए तो उनका क्या हो गया? रीऑर्गेनाइजेशन, दोबारा तंजीम। तंजीम मतलब यहाँ पर एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन अलग। यहाँ पर AB साथ में था, यहाँ पर कौन साथ में आ गए? AC। यहाँ पर CD साथ में था, यहाँ पर कौन आ गए? BD। रीअरेंजमेंट यहां पर हो गया, तरतीब बदल गई। तो उसके अंदर ये भी होता। और भाई जब कभी कीमियाई तामुल होगा तो ना कोई नया एटम बनेगा और ना इनमें से कोई खत्म होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पर AB प्लस CD और यहाँ पे कोई तो भी EF अचानक आ गया। कहां से आया? नहीं आता। ठीक है, नया आ सकता क्या? नहीं। और ऐसा भी नहीं होगा कि जो चीजें यहाँ पर हमको नजर आ रही, ऐसा AB प्लस CD ये ऐसी तो बन गया, BD की नजर ही नहीं आ रहा, ये कहां चले गए? फना भी होंगे क्या वो? नहीं, वो फना नहीं होंगे। ठीक है। तो बहरहाल ये डाल्टन ने कुछ बातें बताई थी। ये कुछ बातें यहां पर अभी जो हम देख रहे हैं एटमी नजरिए के ताल्लुक से, इसको भी तफसील जो हमारा अगला सबक रहेगा केमिकल बॉन्डिंग, वहां पर और तफसील से ये बातें आएंगी भाई एटम रहता किस तरह से। अभी खाली हमको मालूम कि एटम कुछ तो भी रहता, हाइड्रोजन का एक एटम रहेगा, ऑक्सीजन का रहेगा, कार्बन का रहेगा, ठीक है, लोहे का रहेगा, नाइट्रोजन का रहेगा, उनके अपने अपने एटम रहेंगे। मगर रहते कैसा, दिखते कैसा, साख कैसी रहती, स्ट्रक्चर कैसा रहता, वो अगले सबक के अंदर बातें आएंगी। जब मिलते तो किस तरह से मिलते, उसी के अंदर भी बातें आएंगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, जो सबक है उसके अंदर ये बातें आने वाली हैं। तो डाल्टन का एटमी नजरिया समझ में आ गया? एक मर्तबा देख लो सारे नुकात उसके अंदर, कोई बात अगर ऐसा लग रहा समझ में नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं। कुछ बातें वो नहीं भी बता सका था, वो बाद में इंशाल्लाह उनकी बताते और आ जाएंगी। ठीक है, चलिए ओके। अभी एक जो लॉ रह गया था उसको थोड़ा सा हम यहां समझ लेते, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, हुआ तो कल उसको स्लाइड वगैरह की मदद से भी कोशिश करेंगे समझने की। जो लॉ रह गया है उसका नाम है, ये 6 लॉ थे, देखो 5वीं स्लाइड गुम हो गई, उसका नाम था नंबर 5, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, देख लेते हैं एवोगैड्रो भाई साहब का क्या कहना है यहाँ पर। मिसाल के तौर पर आप ये बात समझ ली, एवोगैड्रो ने जो बात कही थी कि ये एक कंटेनर है, एक डब्बा है कोई तो भी, और डब्बे के अंदर हमने कोई गैस रखी हुई है, डब्बा है और उसके अंदर गैस है। मान लीजिए इसके अंदर जो गैस है वो है H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस। बात समझ आ गई, इसमें हाइड्रोजन गैस है। इसी तरह से कोई और दूसरा डब्बा है, उसको भी हमने बंद किया हुआ है बाहर से, और उसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है? O2 गैस। इसमें सिर्फ H2 गैस है, उसमें सिर्फ O2 गैस है। अब यहाँ पर O2 के कुछ तो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ एटम होंगे, H2 के भी कुछ तो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसा मिसाल के तौर पर ये अगर हम ले ले तो यहाँ पर बहुत सारे O2 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 O2, मतलब ये ढेरों की तादाद में अंदर है या नहीं है? है। इसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सारी तादाद में H2 भी है, H2 भी है, H2 भी है, H2 भी है, बहुत सारे यहाँ पर। ठीक, मतलब कुछ तो भी यहाँ पर है। अब मिसाल के तौर पर ये जो दोनों भी डब्बों में, ये हम मान के चलते हैं कि दोनों भी तरफ, ठीक है, दोनों भी तरफ इसका कुछ तो भी दर्जा हरारत रहेगा, इसका कुछ तो भी दर्जा हरारत रहेगा। दोनों भी डब्बों का दर्जा हरारत मान लीजिए कैसा है? सेम, यकसा। मतलब इसका अगर दर्जा हरारत T1 है, उसका T2 है, तो दोनों कैसे? मसावी। फिर ये डब्बे के अंदर अगर हम देखें तो इसका कुछ तो भी प्रेशर रहेगा। प्रेशर मतलब जैसे अगर हम ये साइज कम करते रहे, प्रेशर बढ़ता चल जाएगा, साइज वो कर जाए तो प्रेशर जो कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ तो भी प्रेशर है P1, तो यहाँ पर कुछ तो प्रेशर रहेगा P2, दोनों भी कैसे? मसावी है। फिर इसी तरीके से उनका जो हजम भी है, मान लीजिए कि इसका हजम क्या रहता है? वॉल्यूम। इसका जितना हजम है, मतलब जितना बड़ा ये डब्बा है, दिखने में लग रहा छोटा बड़ा,
मान लीजिए, ठीक है, मान कुछ भी मान सकते हैं हम, ये दोनों कैसे एक वॉल्यूम वाले डब्बे हैं, तो इसका जो कोई भी वॉल्यूम रहेगा V1, इसका जो कोई भी वॉल्यूम रहेगा V2, तो मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम, दोनों का वॉल्यूम सेम, दोनों का प्रेशर भी सेम। तो अवोगाड्रो साहब ने एक बात और बताई थी कि चौथी चीज रहेंगी अब जो भी सेम रहेंगी, वो ये कि यहाँ पर इसके जितने एटम रहेंगे, जितने जर्रात रहेंगे ऑक्सीजन के, और यहाँ पर हाइड्रोजन के जितने जर्रात रहेंगे वो भी हमेशा कैसे रहेंगे, सेम। और उसको लिख लेते हैं हम, जैसा यहाँ पर ये अगर N1 है वो मसावी रहेगा N2 के जितने O2 दिखने में लग रहे ज्यादा हो, लेकिन मान लीजिए वो हमने पूरे नहीं लिखे हुए, हाइड्रोजन के पूरे नहीं लिखे हुए, तो ये भी कितने रहेंगे, जितने इतने रहेंगे, एक दूसरे के मसावी। बात समझ आ गई? तो अवोगाड्रो ने ये बात बताई थी वो ये कि जब कभी दो अलग अलग जगह पर ऐसी गैसेस हो जिनका जो हजम है मसावी हो, दर्जे हरारत भी उनका जो है मसावी हो, तब्दील हो, प्रेशर भी उनका मसावी हो, तो उन दोनों के जो कोई भी जर्रात की तादाद होंगी वो भी हमेशा कैसा रहेगा, मसावी। तो ये कुछ बात उसने बता दी थी, एवोगाड्रो लॉ के अंदर ये बातें आती, तो इसमें ये शामिल है। तो इसी तरह बच्चों जो 6 लॉ हमको देखना था वो हमने देख ली। कोशिश करिए कि इसके ऊपर अगर आपको सवालात मिलते हैं, जिस तरह के सवालात इससे पहले के नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको ढूंढकर सॉल्व करने की कोशिश करिए। कुछ अगर समझ में नहीं आता तो पूछिए, हम भी कुछ सवालात इंशाल्लाह आगे देखने की कभी कोशिश करेंगे। समझ आ गई बात? तो ये जो हमको 6 लॉ देखना था, हमने एक के बाद एक उनको देख लिया, ठीक है। क्या हुआ? वही तो बड़ा अपन एवोगाड्रो लॉ, कमियत की बका का कानून, कमियत की बका कानून हुआ, मुस्तकिल तनासुब का कुलिया जोसेफ रॉस वाला हो गया, जाफी तनासुब ये भी डाल्टन ने दिया था, हो गया, गे लुसैक का हो गया, डाल्टन का एटम नजरिया पहले हमने ये देखी, फिर एवोगाड्रो का कानून अभी हमने ये देख ली, ठीक है। तो कमियत की बका का कानून वगैरह ये बातें भी यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो कोई डाउट आपको इसके अंदर से? एक मर्तबा ये जो है आप इनके नाम याद रखो, उनको 1 बाय 1 घर पे लाकर याद करो, रिवीजन करो। कुछ बात अगर समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी जो चीज हमको देखना है वो है एटमी और सालेमाती कमियतें। कमियत मतलब क्या रहता? मास, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, ये क्या होता है? एक हाइड्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन के एटम की अपनी एक कमियत रहेगी, ऑक्सीजन के एटम की अपनी कमियत नहीं। किसी का आम अल्फाज में अगर कह दे, किसी का वजन ज्यादा रहेगा, किसी का वजन कम रहेगा, ठीक है। जब मैं वजन लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं तो याद रखिए, जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल कर लेते हैं, कमियत को वजन कह लेते, वजन को कमियत कह लेते, अभी वो हिसाब से चलिए, वो टेक्निकल उसमें मत जाइए कि कमियत और वजन में जो फर्क है वो बात को मत पकड़िए, अभी समझिए दोनों को हम मानी के तौर के ऊपर इस्तेमाल करें एज ए सिनोनिम। तो हाइड्रोजन का कोई तो भी एटम रहेगा छोटा सा, उसकी कमियत छोटी सी, हाइड्रोजन के बाद में हीलियम, तो उसकी कमियत थोड़ी सी बड़ी, ऑक्सीजन का एटम थोड़ा सा और बड़ा, ठीक है, क्लोरीन का थोड़ा सा और बड़ा। तो यहां पर अगर हम देखें, जब कभी किसी भी हम एटम को देखते हैं, कोई एटम का कमियत होंगी छोटी, कोई एटम की कमियत होंगी बड़ी, तो इसका मतलब है इसका हमको गिनना है भाई। अब अपन ने सोच लिए कि हाइड्रोजन की कमियत हमको पता करनी है, कैसा गिनेंगे, कौन से तराजू में रखना पड़ेगा उसको, किराना दुकान पे जाकर बोलेंगे हाइड्रोजन गिन के दो, कैसा गिनने का मतलब मसला है भाई कि किस तरह से गिना जा सकता। तो उसको गिनने के लिए ये किया गया था, एक तरीका ये इख्तियार किया गया कि हाइड्रोजन को बतौर मियार ले लिए। सबसे पहली चीज, हाइड्रोजन बतौर मियार एज ए स्टैंडर्ड, हाइड्रोजन का कुछ तो भी जो कमियत आएंगी ग्राम के अंदर, किलोग्राम के अंदर, जो कोई भी आएगा वो तो बहुत कम रहने वाली, कि हाइड्रोजन का एटम कितना कम रहेगा, मतलब जो एटम्स होते हैं इस कदर छोटे होते हैं कि उनको आसानी से देखा ही नहीं जा सकता, इतने छोटे होते हैं। तो जब वो इतना छोटा है कि देखा तक नहीं जा सकता, तो उसकी कमियत बहुत ही ज्यादा कम रहने वाली। जब इतनी ज्यादा कम है तो फिर किस तरह से गिना जाएंगे? तो हमने सोचा भाई गिनते नहीं उसको, एक काम करते, गिनने के लिए तरीके बाद में इन्वेंट हुए, लेकिन अभी हम क्या करते, गिनेंगे नहीं, हाइड्रोजन को एक नाम, एक कमियत दे देंगे कि उसकी एटॉमिक कमियत कितनी है, 1। मतलब हाइड्रोजन को हमने दे दिया, उसकी कमियत है भाई, तेरी कमियत होगी 1।
अब जिसकी कमियत हाइड्रोजन से लग रहा है डबल, कि इसका साइज हाइड्रोजन से डबल है, तो उसकी कमियत क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। वो कितनी हो जाएगी, 2। अगर कोई लग रहा है हाइड्रोजन की ट्रिपल है, तो उसकी कमियत क्या हो जाएंगी, 3 बार हो जाएंगी। बात समझ आएगी। तो ये हमें देखते चलते भाई, हाइड्रोजन से 4 बार दिख रहा है, उसकी कमियत क्या होगी, 4। तो पहले हमने किसको मेयार लिया था, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन को बतौर मेयार लेने की वजह क्या हो सकती है, ये सबसे छोटा या बड़ा, सबसे छोटा कौन होता है, हाइड्रोजन। तो उसको मेयार ले लिया हमने, उसको स्टैंडर्ड हमने ले लिया। जब उसको स्टैंडर्ड ले लिया तो बात हमको लग रहा आसान हो गई। फिर लेकिन एक दूसरा उसके अंदर चेंज किया गया, वो ये कि हाइड्रोजन को हटाकर अगला मेयार जो लिया गया वो किसको, कार्बन को। ठीक है। और कार्बन कार्बन एटम को एज ए स्टैंडर्ड लिए, और कार्बन को एक कमियत हमने अपनी तरफ से दी। ठीक है। उसकी कमियत कितनी ली गई, कार्बन को 12 AMU। कार्बन की कमियत को क्या कहा गया, 12 AMU। के पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड ले रहे थे ना हम, अब किसको लिए, कार्बन को। और कार्बन की कमियत कितनी कंसीडर कर लिया हमने, ये 12 AMU है। जिस तरह हम बड़ी चीजों के वजन को गिनने के लिए ग्राम में गिनते, किलोग्राम में गिनते, तो यहां पर एटम की जिसके अंदर गिना जाती थी, AMU के अंदर। इसको एक हमने बस अपनी तरफ से दिया, और देने के बाद में बोले अब जो कार्बन से 12 गुना छोटा रहेगा वो कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। और अब कार्बन को स्टैंडर्ड बनाकर कि कार्बन का डबल, उसका 24 वजन वाला वो अलग, तो स्टैंडर्ड फिर किसको बनाया गया, कार्बन को। अभी ये बात समझ में आ गई आपको, पहले स्टैंडर्ड से रिलेटेड बात को आप समझिए। पहले हाइड्रोजन को बतौर स्टैंडर्ड लिया गया, फिर किसको लिया गया, कार्बन को। अब पहले हाइड्रोजन छोटा था इसलिए, कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एटम है, आगे बात आएंगी इसके ताल्लुक से, फिर इसको लिया गया। अब बाद में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इजाद हुए, कुछ ऐसे आलात वगैरह आए जिनकी मदद से जो है हम किसी भी एटम का जो मास है ग्राम के अंदर पता कर सकते हैं। किसी भी एटम, किसी भी ग्राम के अंदर, जैसा अब वो जो कोई भी वैल्यू आएंगी बहुत बड़ी होंगी या बहुत छोटी होंगी ग्राम में। एक हाइड्रोजन एटम आप ले, उसको तराजू में तो रख नहीं सकते अभी, लेकिन मिसाल के तौर पर जो कोई भी तरीके से हम पता करेंगे उसका मास बहुत कम आएगा। तो जब वो गिना गया तो एक AMU कितना आ रहा था, 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। 1.66 इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या, मतलब यहां पर जो एक AMU आ रहा, 1 AMU मसावी 1.66 ज़रब 10 की कुव्वत -24। इसका मतलब ये ग्राम से, इसका मतलब क्या आप जानते हैं कितना, ये बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। कि ये जो कोई भी 10 की कुव्वत -24 है, इसका मतलब ये जो अशारिया है इसको 24 मरतबा में किधर लेकर चले जाने, पीछे पीछे। इसका मतलब कैसा है, जीरो अशारिया। अब यहाँ पर 23 जीरो आ जाने वाले हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, फिर 6 ग्राम। कितने ग्राम, 6 ग्राम। इसका मतलब क्या होता पता है आपको, खाली में 0.1 ग्राम, ये 0.66 0.00006 इसको छोड़ो, 0.1 ग्राम और 1 ग्राम दोनों में क्या फर्क है, अगर ये समझ लिए तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जो कोई भी 1 ग्राम है उसके हम 100 टुकड़े करें, तो 100 टुकड़े करने के बाद में जो बचेंगे वो क्या रहेगा, 0.1 ग्राम। बात समझ आ रही है। तो इस तरह से 0.01 ग्राम, तो 0.1 ग्राम के और जो 100 टुकड़े करेंगे तो जितना वजन आएगा वो क्या रहेगा, 0.01। तो अभी देखिए कितने ज्यादा अगर हम उसके टुकड़े करते हैं तो वो उसको अल्फाज में बयान किया जा सकता है कि जो वजन किसका था, जिसका कम है, किसका, ये एक AMU। एक AMU मतलब किसका, एक हाइड्रोजन एटम का वजन कितना, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। ये कैसे निकाला गया, इसके लिए बाद में कुछ नई टेक्निक इजाद हुई, वो नई टेक्निक मशीन्स वगैरह में डालकर स्पेक्ट्रोमेट्री वगैरह उसको गिना गया, और उससे हमें पता चला कि ये इस तरह से इसका वजन होता है। समझ आई बात। अब ठीक, तो यहां पर हमको पता चल गया कि एक AMU इतना हो रहा। कार्बन को कितने AMU हमने दिए थे, 12।
और कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को एक दूसरे से मवाजना करें, हम एक दूसरे से कंपेयर करें, तो एक कार्बन होता है हाइड्रोजन की कितने गुना? 12 गुना। 12 गुना उससे बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब ये जो कोई भी कार्बन की कमियत है AMU, तो हाइड्रोजन की कमियत उसके 12 गुना छोटी आनी चाहिए। बात समझ आ गई? तो अब देखिए यहां पर जो कैलकुलेशन किए गए वो ये कि एक हाइड्रोजन की जो कमियत आ रही थी वो कितनी थी? अंदाजन 1.67 इंटू 10⁻24, 1.67 दरब 10 की घात -24। ये दोनों वैल्यूज को अगर आप देखें तकरीबन तकरीबन कैसी हैं? बराबर। ये 0.01 का फर्क है यहाँ पर, तो तकरीबन हम क्या समझ सकते हैं? उनको सेम ही है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन की यहाँ पर कमियत किसमें है? ग्राम में। एक AMU की कमियत यहाँ पर कितने में? ग्राम में। अब हमको एक हाइड्रोजन की कमियत अगर पता करना है तो उसको किस तरह से पता किया जा सकता? खाली इतना आप समझ लो कि जब कभी हम ये देखते हैं कि ये 1.67 कि एक हाइड्रोजन की एटॉमिक कमियत, उसका जो वजन ग्राम के अंदर है वो, फिर ये AMU के अंदर जो कोई भी वैल्यू आ रही है वो, उन दोनों को अगर यहाँ पे तकसीम करेंगे तो ये एक्चुअल में वैल्यू कितनी आ रही है? 1.0078 MU। तो असल में जो वैल्यू आ रही हाइड्रोजन की कमियत 1.0078 राउंड ऑफ करके कितना हो रहा था? 1.0008 वही। तो हम जब कभी वैल्यू गिनते हैं तो ये बहुत सारे आगे के डेसिमल पॉइंट को अवॉइड कर देते और हाइड्रोजन की कमियत को हम बोल देते वो कितनी है? 1। ठीक है। अब इसी तरीके से कोई और अगर हमको निकालना है हाइड्रोजन के अलावा हीलियम है, तो हीलियम को देखा जाएगा भी कार्बन के मुकाबले में कितना छोटा है कितना बड़ा है, ये भी छोटा होता। फिर उससे तनासुब करते हैं कि ये कार्बन 12 है तो ये उससे कितना छोटा है, उसकी कमियत ये निकाली जाएंगी। ठीक है। जैसे कि इसकी कमियत किसी को पता है कितनी आती? नहीं, इसकी कमियत आती 4। ठीक है। कैसे आती है इंशाल्लाह अभी ये वाला जो टॉपिक है एटमी और सालिमाती कमियत है, इसको बस खाली एक सुपरफिशियली ऊपरी ऊपरी तौर के ऊपर यहां पर देखा जा रहा। अगला जो हमारा सबक है जिसका नाम है एटम की साख, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उस चैप्टर के अंदर ये जरा और डिटेल के अंदर हम दोबारा से देखेंगे तो वहां पर ही कुछ बातें आपकी इंशाल्लाह और क्लियर होने वाली है। बात समझ आई? ठीक है। ठीक। आपने इससे पहले हो सकता है स्कूल के अंदर कुछ बातें पढ़ी होंगी कि हमजा क्या होते हैं, पता है आपको? हमजा नहीं, हमजा, इसको कहा जाता है अंग्रेजी में आइसोटोप्स। पता है किसी को? याद रखिए ये इनके ताल्लुक से क्या बातें अभी मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूं, इसको नहीं पता वो यहां पर देख लो। हमजा क्या होते हैं कि बहुत सारे हमें ऐसे नजर आते हैं एटम के जिनकी कमियतें जो है वो अलग अलग होती हैं लेकिन एक ही एटम, हाइड्रोजन का ही एटम है वो भी, लेकिन उसकी कमियतें अलग। वो भी कार्बन का ही एटम है लेकिन उसकी कमियत जो कार्बन के दूसरे एटम होते हैं उनसे थोड़ी अलग होंगी। जैसा मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन को ले लें, हाइड्रोजन की कमियत कितनी होती है पता है किसी को? 1। अभी हमने देखा 1। ठीक है। एक और हाइड्रोजन आता है जिसकी कमियत कितनी हो जाती है? 2, 2 हो जाती है। तो ये दोनों को एक दूसरे के क्या कहा जाएगा? हमजा। कि दोनों भी हाइड्रोजन है, कमियतों में फर्क आ रहा। कमियतों में फर्क क्यों आ रहा? ये जो अगला सबक है अपना जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पर हम उसको तफसील से देखेंगे। अभी समझ लिया खाली सेम एंगल। ठीक है। बहुत कम होती है, ज्यादातर तकरीबन कैसे रहेंगे? 1 कमियत वाले। ठीक है। इक्का दुक्का मिसाल के तौर पर बहुत कम परसेंटेज उनका होता है जिनकी कमियत कैसी होंगी? 2। मिसाल के तौर पर ये 99.9% ऐसे रहने वाले ये 1 वाले, तो हम उसको कह सकते हैं कि सबकी सेम रहेंगी। कुछ हमें नजर आते हैं कि थोड़ा सा अलग उनका मामला रहता है, अलग कैटेगरी के अंदर रहते, उनकी कमियत थोड़ी ज्यादा रहती। क्यों ज्यादा रहती इसकी तफसील इंशाल्लाह हमको आगे सबक के अंदर आएंगी किस तरह से बात होती। ठीक है। इसी तरह से कार्बन, कार्बन का जो बिल उमूम हजम है कितना है उसका? हजम नहीं, माफ करिए, उसकी कमियत है वो कितनी होती है? 12। लेकिन कार्बन इसके अलावा हमको 13 में भी मिलते, कार्बन हमको इसके अलावा C14 भी मिलते।
3 अलग अलग टाइप के अंदर हमको मिल जाते, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा प्रेजेंट होता, 99% ये C12 रहेगा। तो ये दोनों भी होते हैं, तो ये सब आपस में एक दूसरे का कौन है, हमजा, हमजाद नहीं, हमजा। उसको अंग्रेजी वाला नाम भी ध्यान में रखिए, दैट इज आइसोटोप्स। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं से करते हैं, ओके। अभी जो हमको बात देखनी वो है एवरेज एटॉमिक मास या औसत एटॉमिक कमियत। कि हमने जो देखा हाइड्रोजन ये 1 के फॉर्म में भी है, 2 के फॉर्म में भी, 3 के फॉर्म में मिल रहा था। कार्बन 12 के फॉर्म में भी है, 13 के फॉर्म में भी, 14 के फॉर्म में भी। मतलब कार्बन 3 फॉर्म के अंदर, ये अलग बात है, यहाँ पर ये वाला ज्यादा है, यहाँ पर ये वाला ज्यादा है, ठीक है। ऐसा ऑक्सीजन भी अलग अलग फॉर्म में हमें मिल सकता। तो यही बात कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाले बहुत से अनासिर एक से ज्यादा हमजाओं यानी कि आइसोटोप्स की शक्ल में पाए जाते हैं। तो जब हम इन हमजाओं की मौजूदगी और इनकी निस्बती कसरत यानी कि रिलेटिव अबंडेंस और प्रेजेंट अकरेंस का लिहाज करते हैं, तो इसकी औसत एटॉमिक अहमियत तहसीब की जाती है। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है वो ये कि जब कभी हमें किसी भी एटम का पता करना है कि कार्बन के तो 3 है, लेकिन आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि कार्बन की बताओ, तो आप जवाब ये देंगे कि कार्बन की 12 भी होती है, 13 भी होती है, 14 भी होती। लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि भाई 3 नहीं 1 बताओ, तो कोई एक अगर हमको बताना है तो हम क्या करेंगे, उन तीनों का औसत निकालेंगे। ऐसा हाइड्रोजन के 3 होते हैं, उन तीनों का औसत निकालेंगे। ऐसा क्लोरीन है, क्लोरीन की और कुछ कमियतें हैं तो वो उन कमियतों का हम औसत निकालेंगे। और जब कभी आपको ये पूछा जाए कि भाई 3 हमको वैल्यू मत बताओ, कोई एक ही वैल्यू बताओ, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इन तीनों का औसत। और जो औसत निकाला जाता है उसी का कहा जाता है इसका एवरेज एटॉमिक मास। बात समझ आ रही है कि यहाँ पर 12 13 14 उसका औसत निकाला जाएगा। जो वैल्यू आएगी कार्बन के एटॉमिक मास को बोला जाएगा कि वो उतनी एक ही वैल्यू उसका एटॉमिक मास है। बात समझ आ गई। अगर से सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट रहता, C12, उसके बाद C13, C14 सबसे कम प्रेजेंट रहता, लेकिन औसत में तीनों को शामिल किया जाएगा और फिर जो वैल्यू आएंगी उसे कहा जाएगा। अब कार्बन के हमको पता कितने हमजा होते हैं, 3 हमजा होते हैं, 12 13 और 14। और इनकी निस्बती कसरतें, निस्बती कसरतें मतलब इनका जो रिलेटिव अबंडेंस है कि कोई कम है कोई ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसकी निस्बत रही है, कार्बन 12 की। देख लेंगे तो किस तरह से इसको एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, आगे के टेबल की मदद से हम देख लेते हैं। यहां अगर हम देखेंगे कि कार्बन के 3 हमजा होते हैं, पहला C12, दूसरा C14। उनकी निस्बती कसरत ये परसेंटेज, उनका जो अबंडेंस है, C12 कितना परसेंट है, 98, मतलब वही ज्यादा रहने वाला। C13 1.1 और C14 2 इंटू 10 टू द पावर -10, 2 ज़रब 10 की कुव्वत -10। मतलब ये बहुत 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 कम तादाद के अंदर रहेगा। मतलब अगर 100 कार्बन के एटम है तो मतलब 99 के करीब करीब तो कौन रहेंगे उनमें से, कार्बन 12 भी रहेंगे। एक कौन आ जाएगा उसमें, कार्बन 13। और ये कहीं ज्यादा या मतलब लाखों करोड़ों के अंदर एक आध ये मिलेगा हमको C14। लेकिन ये बहुत काम की चीज है, फिर कभी हम देखेंगे। C14 आपको पता है C14 की क्या फजीलत है, नहीं पता, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव रहता, सुन लो मुख्तसर बता के, कहीं ना कहीं काम में आएगा। ये कैसा रहता, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी रहती जिनमें से रेडिएशन निकलते रहती। तो C14 तीनों कार्बन में से अकेला ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है। तो C14 को किस लिए इस्तेमाल किया जाता कि हर इंसान के जिस्म में कुछ ना कुछ तादाद में से बहुत कम ही सही C14 प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में भी। हमसे पहले जो मुख्तलिफ जानदार वगैरह हुए उनके जिस्म के अंदर भी C14 प्रेजेंट था। अब वो रेडियो एक्टिव है। अब कोई चीज रेडियो एक्टिव है मतलब उसमें से रेडिएशन निकल रहे, मतलब उसमें से मादा क्या होते जा रहा, कम। मतलब C14 भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जा रहा, कम। तब कोई चीज एक पर्टिकुलर रफ्तार से कम होते जा रही। जैसे मिसाल के तौर पर एक गिलास है, गिलास के अंदर क्या है, पानी। अब गिलास पहले फुल भरा हुआ था, ठीक है, और फुल भरा हुआ था, उसको बिल्कुल एकदम आधा होने के लिए मान लीजिए
ये लग गए 5 मिनट। अगर हमने उसके अंदर एक सुराख किया हुआ है, नीचे से पानी टपक रहा, तो पानी जब यहाँ से स्लोली स्लोली नीचे टपक रहा है यहाँ पर, तो उसको आधा खाली होने के लिए 5 मिनट लग गए। ठीक है, तो पूरा खाली होने के लिए कितने लग जाएंगे? और 5 मिनट, तकरीबन उतनी चीज वहां पर रखने वाली। तो इसका मतलब है कितना खाली हुआ अगर हमको पता चलेगा, तो उसको देखकर हम वक्त का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भरा हुआ गिलास रख के चल जाओ, अपना काम करो, देखो कितना गिलास खाली हुआ, हमको पता चलेगा वक्त कितना गुजरा। तो ये जो कार्बन 14 है, इसको पूरा खाली होने के लिए लाखों करोड़ों साल दरकार होते हैं। मतलब रेडिएशन उसमें निकल रही है, लेकिन खाली होने के लिए लाखों करोड़ों साल लगेंगे। उसकी टी हाफ, उसकी आधी जिंदगी के लिए लाखों करोड़ों साल लगे खाली होने के लिए, मतलब वो आधा होने के लिए। तो उसके अंदर ये कह रहा था कि किसी भी जानदार हमको जमीन के अंदर से मिले, अगर कि पुराने कई हजारों लाखों साल पहले अगर कोई जानदार जमीन में से मिले, उनकी बाकियात वगैरह मिल गई, उनके फॉसिल्स मिल गए, तो उनके जिस्म में देखा रहा था C14 कितना है, और उसकी तेजाब से अंदाजा लगाया जा सकता कि ये दुनिया में कितने साल पुराने पाए जाते होंगे। ठीक है, तो ऐसा साइंस ये चीज अच्छी है, बहुत सारी चीजों को समझने में मददगार भी है। बस खाली उसको इसलिए मैं बता दिया कि इसको कई बार लेकिन यूज किया जाता इर्तिका के सबूत के तौर पर। ठीक है, हालांकि वो इर्तिका का उतनी अच्छी तरीके से सबूत नहीं बनता। इर्तिका जो डार्विन का नजरिया आपने पढ़ा होगा, उसके सबूत के तौर पर इसको यूज किया जाता है। इसके लिए लफ्ज यूज किया जाता कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग टेक्निक। तो ये वर्ड लफ्ज आप बहुत सारी मर्तबा सुनेंगे, तो उसका मतलब याद रखने का। बहरहाल थोड़ा सा टॉपिक से हट गए थे हम, वापस आते टॉपिक की तरफ कि कार्बन 12 ये भी काम की चीज है। तेजाब कैसी होती है उसकी? कम। अब इनकी अगर हम कमियतें देखें, इन AMU, C12 12 ग्राम 12 AMU, C13 13 AMU, ये 14 AMU। अब हमको क्या करना है? एवरेज निकालना। एवरेज किस तरह से निकालते हैं? देखिए उसका फॉर्मूला किस तरह से यहां पर दिया हुआ है कि कार्बन की अबंडेंस, मतलब ये उसकी निस्बत, उसको किससे जरब दिया गया? उसकी कमियत से। करेंगे जमा जो कार्बन 13 है, कार्बन 13 को यहां पर अगर हम देखेंगे, उसको किस तरह से, ये उसकी एटॉमिक कमियत और उसकी जो निस्बती कसरत है, उन दोनों को एक दूसरे से जरब दिया गया। और इसी तरह से प्लस यहां पर अगर हम देखते हैं कि जो कार्बन 14 है, उसकी निस्बती कसरत और उसकी एटॉमिक कमियत, उनको जरब दिया गया। कि उन तीनों को अगर जरब देने के बाद में जो कोई भी वैल्यू हमको आएंगी, उसे कहा जाता है औसत एटॉमिक कमियत। ये इसे कहा जाता है एवरेज एटॉमिक मास। मतलब ये C12 C13 C14 ये कुछ परसेंटेज के अंदर पाए जाते हैं। तो हमने क्या किया, इनका जो कोई भी परसेंटेज की वैल्यू थी कि ये कितना परसेंटेज के अंदर है, और इनका जो कोई भी AMU के अंदर कमियत थी, तो परसेंटेज मतलब ये अगर A है, ये B है, ये C है, ये C D, ये E, ये F, तो हमने किस तरह से यहां पर किया? A जरब B जमा C जरब D जमा E जरब F, इस तरह से हम करेंगे। और इस तरह करने के बाद में जो कोई भी वैल्यू आएंगी, उसे कहा जाएगा कौन सी एटॉमिक कमियत? एवरेज एटॉमिक कमियत या औसत एटॉमिक कमियत। ठीक, एवरेज एटॉमिक मास कहा जाएगा। समझ आ गई बात? तो जब कभी पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं, पीरियोडिक टेबल पता है आपको? अनासिर की दौरी तकसीम, दौरी जदवल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ऊपर आपको जो है उनकी जो है कमियतें लिखी हुई दिखेंगी हमेशा। ठीक है, तो कमियतें जब कभी आपको लिखी हुई दिखेंगी, वो यही एवरेज के अंदर लिखी हुई रहेंगी। जैसा क्लोरीन 35.5, 35.5, ये उसकी कमियत है। तो उसकी कमियत 35.5 क्यों है? कि उसका एवरेज एटॉमिक मास है। कार्बन को आपको लिखा देखेंगे 12, अगरचे वो कितना है 12.011, तो हम उसको 12 भी लिखे चलेगा, अगर पूरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं उसको। तो ये कार्बन के कौन सा है? एवरेज वाला औसत एटॉमिक कमियत। कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा वो भी हमने देख लिया। समझ आई बात? कोई शक है किसी को? कोई डाउट है तो पूछ लो। औसत एटॉमिक कमियत देख लो, अगर किसी ने ऑनलाइन सवाल पूछेंगे तो। एटॉमिक नंबर नहीं, वो क्वेश्चन नहीं है। वो पहले का। इसके ऊपर अगर कोई सवाल है किसी को, मेरे ऑनलाइन
स्क्रीनों के सामने बैठे हुए साथियों आप पूछ सकते, ठीक है। नो क्वेश्चन। औसत एटॉमिक अहमियत हमने देखी। अब अगली बात जो हमको देखना है सालेमाती कमियत। नो, आ जाओ अभी। सालेमाती कमियत, देखिए बच्चे दो चीजें थी, एटम, उससे क्या बनता है सालेमा। जैसे कि ये एक हाइड्रोजन है, लेकिन अगर दो हाइड्रोजन आ गए तो बन गया H2 का सालेमा। बात समझ आ गई। ये एक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन आ गए तो क्या बन गया O2 का सालेमा। अब यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों भी मिल गए तो क्या बन गया H2O का सालेमा, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन मिल गए तो क्या बन गया CH4 का सालेमा, ठीक है। तो ये क्या पूरे सालेमे। तो अभी हमें जो है कार्बन सॉरी अभी हमने जो है एटम की कमियतों के बारे में बातें देखी। अभी किसकी कमियतों के बारे में देखना है सालेमे की। इसे कहा जाता है सालेमाती कमियत, इसी कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे पता करेंगे, जैसे यहां अगर हम देखें हाइड्रोजन, यहां पर कितना हाइड्रोजन है बच्चों, दो हाइड्रोजन। तो हमें दो हाइड्रोजन की कमियत अगर पता कर रहे हैं तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन की कमियत को किससे जवाब दे देना पड़ेगा, दो से जवाब दे देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जैसे मिसाल के तौर पर हमें पता करना है हाइड्रोजन की कमियत कितनी है, तो किस तरह से पता है, सिंपल, हाइड्रोजन कितनी मरतबा है, दो, जरब एक हाइड्रोजन की कमियत कितनी होगी, एक, ठीक है। तो दो जरब एक क्या हो जाएगा, दो हो गया। तो मतलब H2 की कमियत यहां पर, H2 की कमियत कितनी हो जाने वाली यहां पर, दो। समझ आ गई बात। इसी तरह से अगला O2 को अगर हम देखें, दूसरी मिसाल O2, O2 की कमियत हमें पता करना है, कितने ऑक्सीजन है यहां, दो, जरा एक ऑक्सीजन की कमियत कितनी होती है बता देता हूं, एक ऑक्सीजन की कमियत होती है अंदाजन 16, ठीक है। तो 16 दूनी 32, 16 टू 32, 16 दूनी 32। तो ये उसकी AMU, ये भी AMU के अंदर होगा। ये उसकी क्या आ गई सालेमाती कमियत, समझ में आ गई। उसी तरह यहां देखिए मीथेन की सालेमाती कमियत को बताया गया। मीथेन के अंदर कौन है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। इसको अपन यहां अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। CH4 किस तरह से ये किया गया, देखिए CH4 कार्बन कितने यहां पर, एक, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, एक कार्बन का 12 मतलब 12। देखिए एग्जाम के अंदर आपको इस तरह से पूछा जाता है, तो अशारिया वाला अगर आप याद नहीं भी रखे, कुछ कुछ को याद रखना पड़ेगा। मतलब 12.011 इसको 12 भी कहा जा सकता है, यहाँ पे उसको ले लिया गया चलता, लेकिन सिर्फ अगर आप उसको 12 भी लिखे तो चलेगा, मतलब खाली आपने उसको 12 लिखी। अब कार्बन कितनी बढ़ता है यहाँ पर, एक, तो कार्बन जरब एक, वो कार्बन का कमियत जरब एक, तो हो जाएगा 12 जरब एक, जमा हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, 4, और एक हाइड्रोजन की कमियत कितनी होती है, एक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 जरब एक। हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अब यहां पर जो हाइड्रोजन कमियत ली भी पूरे अशारिया के साथ में, अगर हम अशारिया के साथ में ना भी ले उसे तो चलेगा। तो देखिए कितना हो जाएंगे, 12 जरब एक 12, जमा 4, मसावी कितना आ गया 16, ठीक है। तो अगर आप 16 लिखे, 16.043 दोनों, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सेम है, ठीक है बात। अच्छा अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि CH4 की इकाई क्या लिखी हुई है, U, मतलब CH4 की कमियत की इकाई। तो याद रखिए जैसा हमने पहले AMU लिखा था, तो पहले AMU ही लिखा जाता था, कुछ सालों पहले उसको तब्दील करके अब क्या लिखा जाता है, U। अब जो AMU था उसका मतलब था एटॉमिक मास यूनिट, और U का मतलब होता यूनिफाइड मास, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कभी AMU लिखा हुआ दिखेगा, कभी U लिखा हुआ दिखेगा। तो AMU लिखा हुआ दिखे, U लिखा हुआ दिखे, समझ जाना किसकी बात हो रही है, कमियत, चाहे वो एटॉमिक कमियत हो या चाहे सालेमाती कमियत हो, वो भी जायज है, कोई गुनाह नहीं उसमें इंशाल्लाह, ठीक है। नहीं नहीं, दोनों दोनों ही इंशाल्लाह, बस ये वाला राज्य है, ये वाला मरजू है, ठीक है। ज्यादा बेहतर वो वाला है, ये वाला मतलब कम बेहतर है, क्योंकि अब ये देख रहा है तो ये नासिक हो गया, मनसूख हो गया, ठीक है, आपको समझ रहा होगा तो अभी मार्केट के अंदर ये चल रहा है, समझ आ गई बात, ठीक है।
इसको हटा देते हैं। ये एक और देख लेते हैं, हाइड्रोजन, सॉरी H2O, पानी। पानी में कितना हाइड्रोजन है? 2, एक ऑक्सीजन, तो 16 + 2 18। तो इस तरह से निकाली जा सकती, ठीक है। एक और एग्जांपल दोगे आपको करने के लिए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी पता करिए इसे। एक मॉलिक्यूल है, अरे भाई, C2H6, ईथेन नाम रहता है इसका, CH4 का मीथेन। तो ये जो C2H6 है, इसकी हमें अगर कमियत पता करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, कार्बन की कमियत को आप ले सकते 12 यूनिट, हाइड्रोजन की कमियत को आप ले सकते कितना? 1 यूनिट। किस तरह से पता करेंगे? कर सकते हैं आप लोग? बोलो जल्दी से। 2 कार्बन होगा। हाँ, 2 कार्बन। हाँ, 12 इंटू, सही जा रहे हो? देखो मैं कर देता हूँ, नोटबुक वगैरह जो है कोशिश करिए साथ में रखने की आइंदा से, ठीक। कार्बन कितने यहाँ पर? 2, जरब एक कार्बन का कितना है? 12, इसको लिख लेते जमा। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? नहीं हो, कितने? 6, हाइड्रोजन 6, और एक हाइड्रोजन का कितना है? 1। तो वो क्या हो जाएगा? मसावी। 12 दूनी 24, जमा 6, कितना हो गया? 30। समझ आ गई बात? इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, तो ये सालेमाती कमियत भी है जो है हमने देख ली। अब यहाँ पर जो है सालेमाती कमियत से ही मिलती जुलती बात है, देख लेते हैं इसे। ये आज के लिए हमारा आखिरी रहेगा। सालेमाती कमियत की ये जुड़वा बहने समझ लो, फॉर्मूला कमियत, ठीक है। सालेमाती कमियत का मॉलिक्यूलर मास, और ये कौन सा मास है? फॉर्मूला मास, ठीक। अस्तगफुरुल्लाह, फॉर्मूला मास, ठीक। फर्क याद है, सालिमाती कमियत मतलब मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है? फॉर्मूला मास। वो क्यों? जब हमने सालिमे की बात देखी, जैसा H2 का एक सालेमा, O2 का एक सालेमा, CH4 का एक सालेमा, C2H6 का भी एक सालेमा, ये सारे क्या अलग अलग सालेमात है। मतलब अगर बहुत सारे हम CH4 देख रहे कि CH4 की गैसेस बहुत सारी हैं, तो वहां पर क्या होगा? अगर एक डब्बे में हमने CH4 को बंद करके रखा है, तो एक CH4, 2 CH4, 3 CH4, ऐसे बहुत सारे CH4 बहुत सारे वहां पर रहेंगे। मतलब एक CH4 अलग रहेगा, दूसरा CH4 अलग रहेगा, तीसरा अलग रहेगा, मतलब अलग अलग इनफिरादी तौर पर रहते हैं। और इनफिरादी तौर पर बहुत सारे अलग अलग CH4 वो मिलकर रह रहे, मतलब उनका जो चूल्हा चक्की अलग है, एक साथ मिलकर रह रहे। एक घर में जो उनके किचन अलग अलग, मिसाल के तौर पर, ठीक। ज्वाइंट फैमिली यहाँ नहीं है। ज्वाइंट फैमिली कहाँ पे आने वाली? फॉर्मूला में, ठीक। मतलब घर एक जगह पे समझ सकते हैं, हाँ वो भी बोल सकते हैं ज्वाइंट फैमिली, लेकिन चूल्हे उनके कैसे अलग, ये अलग वो अलग। लेकिन कुछ चीजें वैसे नहीं रहती, कुछ चीजों का सिस्टम कैसा रहता, थोड़ा अलग। जैसा मिसाल के तौर पर NaCl, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। कौन रहता है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ठीक है, हम उसको कहा जा सकता है कि आपके टूथपेस्ट में सोडियम क्लोराइड है, तो मतलब ये कौन है अपना? नमक, 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 सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को अगर हम देखें, उसके किसी भी जो जर्रा है, दाना, उसको अगर हम जरा माइक्रोस्कोप में तो नहीं दिखेंगे, किसी भी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है उसमें देखते हैं, आपको पता चलता है कि सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- के दो चीजों से मिलकर बनता, Na+ और Cl-, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl। वो प्लस की हो गया, माइनस की हो गया, आएंगी बाद में, अभी मान लो खाली क्या है। तो इनकी पैकिंग होती, पैकिंग मतलब देखिए आके मिल गई एक दूसरे से। मिसाल के तौर पर अगर ये Cl है, तो ये कौन है? Na, ये Cl, ये Na, ठीक है, फिर ये Cl, ये Na, कि सबने एक दूसरे को वहां पर क्या करे हुए? घेरे हुए, और उसकी पैकिंग होती है यहाँ पर। तो जब ये पैकिंग होती है तो देखिए ऐसा नहीं हो रहा कि एक NaCl है, फिर वो किसके साथ आ रहा? दूसरे NaCl के साथ में, फिर वो आ रहा तीसरे NaCl के साथ में, फिर वो आ रहा चौथे NaCl के साथ। ऐसा आ रहा है कि यहाँ पर नहीं। अगर ऐसा आता तो हम कह सकते थे कि इसकी जो कोई भी कमियत होंगी वो कौन सी कमियत होंगी? सालेमाती कमियत।
मॉलिक्यूलर मास। लेकिन इंडिविजुअल एक एक मॉलिक्यूल के तौर पर है क्या बाकी ये? नहीं। यहाँ पर Na को बहुत सारे Cl ने घेरे हुए, Cl को बहुत सारे Na ने घेरे हुए। तो यहाँ पर इसको जब कभी हमको देखना रहता तो इसकी कमियत को बस नाम चेंज कर देते, मतलब तरीका कैलकुलेट करने का वही रहेगा, बस खाली नाम अलग। किस तरह? जैसा मिसाल के तौर पर ये लिख रहे हैं हम NaCl, इसकी हमें कमियत पता करनी है पूरे NaCl की क्या है। तो कैसे पता करेंगे? Na की यहां पर कितनी रहती? ये 23 जमा क्लोरीन की रहती 35.5, दोनों को करो जमा, कितना हो जाता वो? 58.5। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। ये U उसके आगे हमने लगा दी, तो ये इतना, ये जो कोई भी आ रहा इसे कहा जाता है ये फार्मूला कमियत है। इसे सालिमाती कमियत नहीं कहा जाता, क्योंकि अलग अलग सालिमे की शक्ल में प्रेजेंट है क्या? नहीं। जबकि ये अलग अलग सालिमे की शक्ल में प्रेजेंट नहीं है तो उसको सालिमाती कहा जाएगा, उसका कहा जाएगा फॉर्मूला। तो ये हो गया फॉर्मूला मास, या इसी का दूसरा नाम फार्मूला कमियत। समझ में आया? ठीक है। तो आज जो बातें हमने देखी, आगे और कुछ बातें देखने रहेंगी एंड ऑफ साइड। आज की बातों को एक मर्तबा रिवाइज करते चलते हैं। ठीक, कमियत की बका कानून, ज़ाफ़ी तनासुब कुल्लियत तक के हमने देख लिए थे। गैसीय जंग का गेलुसैक लॉ देखे, एवोगैड्रो का कानून देखे, डाल्टन का एटॉमिक नजरिया देखे, देखा तो चौथे के बाद छठा, फिर पांचवा पढ़े। तो ये सारी बातें आ गई, इनको देख लीजिए। हाँ, गैसीय हजम का ये लॉ कि ये हजम के अंदर एक तनासुब रहेगा, वो 100 50 100 तो 200 100 200, ठीक है। उसको 1000 लिए तो ये 500 ये 1000 ऐसा रहेगा, ठीक है। फिर डाल्टन का नजरिया, एवोगैड्रो का नजरिया भी देख लिए थे। एटमी और सालिमाती कमियत को हमने देखा किस तरह से रहेंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। फिर औसत एटमी कमियत किस तरह से देखी जा सकती। हमजा क्या होता है इसको याद रखिए, पूछूंगा मैं आपसे, हमजा का मतलब क्या। सालेमाती कमियत, इसको हमने देखा एक सालेमा रहता है उसके अंदर बहुत सारे एटम रहते हैं, उसकी कमियत। और फॉर्मूला कमियत, ये था हमारा आखिरी वाला, ठीक है। कल का जो अपना टॉपिक रहेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये चैप्टर में से सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो उसी में से पूछे जाते हैं, मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो कल पूरी तवज्जो के साथ में रहिए, पुरानी बातें रिवाइज कर लीजिए, कल वाला काफी ज्यादा अहम हिस्सा रहेगा अपने सबक का, ठीक है। समझ में आ गई बात? कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, वरना हम खत्म करें। बंद कर देने तो बिस्मिल्लाह, रुकना है। शट डाउन, ओके ओके, रुक। अच्छा अच्छा, सवाल है क्या? ठीक है ठीक है। इक्विवेलेंट मास, ठीक है ठीक है। साजिदा पूछ रहे, एक सवाल आया है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है बोलिए। देखिए, मास के ताल्लुक से तो हमने देख लिया एक एटम का जो कोई भी मास रहेगा वो एटॉमिक मास है। अब इक्विवेलेंट मास जो है इसका जो ताल्लुक है वो कीमियाई तामुला से, जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहां पर इक्विवेलेंट मास निकालने की जरूरत होती है। इसके ताल्लुक से बातें इंशाल्लाह किसी और चैप्टर के अंदर आगे आएंगी। उसके ताल्लुक से बस इतना आप मिसाल के तौर पर समझ लीजिए कि जिस तरह हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलके बनाते H2O, ये H2O बना रहे। मुख्तसर अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर समझ में आया ठीक, नहीं भी समझ में आया तो आगे वो टॉपिक आने वाला। लेकिन हाइड्रोजन कभी अकेला इस फॉर्म में नहीं रहता, वो किस फॉर्म में रहता? H2 के। अकेला हाइड्रोजन कभी नहीं रहता, अकेला ऑक्सीजन भी नहीं रहता, किस शक्ल में रहेगा? O2 के फॉर्म में रहेगा। अब देखो जितने यहां पर रिएक्टेंट है उतने प्रोडक्ट में नजर आ रहे क्या?
हाइड्रोजन यहाँ कितने? दो। हाइड्रोजन वहां कितने? दो। हाइड्रोजन का मामला सेट। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने? दो। ऑक्सीजन वहां पर कितने? एक। नाइंसाफी होगी ऑक्सीजन के साथ में। मतलब हमको ऑक्सीजन को दोनों तरफ सेम करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो ऑक्सीजन मिले उधर एक ही आ रहा, एक एक कहाँ गया? तो उसको लाना पड़ेगा भाई। तो कैसा तो भी लाना बोल के अपन ने क्या करे, इसके आगे लिख दी 2। ऑक्सीजन सेट हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? दो H2O के अंदर, एक H2O में एक ऑक्सीजन, दो H2O में दो ऑक्सीजन, टोटल दो हो जाएंगे। ठीक। और यहाँ ऑक्सीजन दो, वहां ऑक्सीजन दो। लेकिन अब क्या बिगड़ गया? नहीं, पानी से हो। पानी से भी पानी नहीं बदलता। मतलब एक गिलास पानी रहो, दो गिलास पानी रहो, पानी रहता ना। ठीक है, पानी छह, पानी ही है। तो ये 2H2 हो गया, मतलब दो अलग अलग साले में हो गए। मतलब ऑक्सीजन दो दफा हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ कौन है? हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में कितने बार हो गए? नहीं, 2H2O देखो 4 बार हो गया। यहाँ पर कितने बार है? इसको हमने क्या कर दी? 2H2O। ठीक है, अब देखिए सब बराबर हो गया। इसको कहा जाता है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन भी मतलब दोनों तरफ बराबर दोनों तरफ बराबर हो गया। हाँ, 2 बढ़ गया। अभी जो निकाले सर अपने यहाँ पे वो और 2 लगा ना, और 2 एक मिनट देखो ना। 2 वो सही उससे बड़े बड़े रिएक्शन आते हैं, उसको बैलेंस करना पड़ता है। अगर ऐसा ना, देखो देखो एरो के इधर साइड वाली चीजों को हम कह रहे थे रिएक्टेंट, उधर साइड वाली चीजों को कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, रिएक्टेंट के अंदर भी हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, इनको जरा करीब लेकर आ जाएंगे। ये प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। रिएक्शन बैलेंस होने के लिए क्या जरूरी है कि जितने इधर हाइड्रोजन है उधर उतने ही रहे, जितने इधर ऑक्सीजन है उतने भी उधर ही रहे। तो अगर हम देखें यहां पर हाइड्रोजन देखो कितने? 2H2। एक H2 में दो हाइड्रोजन, 2H2 के अंदर कितने? 4। बोलो कितने हाइड्रोजन कितने हो गए रिएक्टेंट में? 4। प्रोडक्ट में देखो 2H2O है। 2H2O का मतलब क्या होता है? ये एक H2O, ये एक H2, एक H2 में दो, दूसरे में दो, कितने हो गए? यहाँ पर भी 4। हाइड्रोजन का मामला सेट हो गया। अब देखना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने रिएक्टेंट में? 2। प्रोडक्ट में कितने? एक H2O के अंदर एक, दूसरे में एक, यहाँ वो भी कितने हो गए? ये दो, ये दो। रिएक्शन होगी बैलेंस। बात समझ आ गई है? तो यहां पर क्या रहता कि अगर हम बात करते हैं आगे आने वाले, ठीक है सुन लो मुख्तसर सुन लो खाली। हाँ नहीं, और अच्छे से समझेगा ये बात जो है आगे आने वाली, क्योंकि कुछ टॉपिक्स कैसे रहते वो दो चैप्टर में एक साथ आए हुए रहते। मतलब एक पाँव इधर रखने का रहता, दूसरा पाँव इधर रखने रहता, तब आपका जो है दोनों कदम बराबर है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आया, वहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट है। अभी डायरेक्ट उधर जाऊंगा तो सर के ऊपर चले जाएगा बहुत सर। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ समझ लो, पूरा वहां समझ लेंगे। तो अल किस्सा मुख्तसर ये कि रिएक्शन बैलेंस किस तरह से की जाती है। बैलेंसिंग अभी समझ में आ गई, ये 10वीं का टॉपिक है वैसे, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना। कि रिएक्टेंट में जितने एटम है प्रोडक्ट में भी उतने ही रहने को होना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें ये रिएक्शन अपनी तरफ से करवाना है तो जितने हाइड्रोजन हमारे पास है उसके हिसाब से उसके आधे ऑक्सीजन लगेंगे और उस उतने यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाले वाटर के मॉलिक्यूल। जैसा मिसाल के तौर पर ये 2 लीटर लिए तो इसको कितने लीटर लेना पड़ेगा? 1। तो ये कितने लीटर फॉर्म हो जाएगा? 2। आगे मोल कंसेप्ट में भी उस बात को समझ सकते हैं कि अगर ये 2 मोल है हमारे पास में तो इसको 1 मोल लेना पड़ेगा, तो कितने मोल H2O बनेगा? 2 मोल। अब इसी बात को क्योंकि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के हिसाब से देख लिए, उसके वॉल्यूम के हिसाब से देख लिए, नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से देख लिए, नंबर ऑफ मोल्स का कंसेप्ट और डिटेल में कल आएगा। तो यहां पर एक और चीज ऐड की जाती है, वो क्या होती है? उसका इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या रहता कि यहां पर हाइड्रोजन का एक इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किया जाता है कि यहां पर उसका कितना मास जरूरी है जो ऑक्सीजन के मास से रिएक्ट करेगा, उससे H2O बनेगा। उसको कैलकुलेट किया कैसे जाता, उसके ताल्लुक से बातें इंशाल्लाह फिर कभी हमारे को आएंगी। अभी इतना समझ के रखो कि इक्विवेलेंट मास का जो रिलेशन होता है, उसका ताल्लुक होता है वो ये किसी भी रिएक्शन के अंदर कि हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट मास की एक वैल्यू हम निकाल लेते कि मतलब इस रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास इतना है
हमें अगर हम उसको इसको 1 इक्विवेलेंट मास इसका लगेगा, 1 इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन का, तो 1 इक्विवेलेंट मास फॉर्म हो गया वाटर का। तो इस तरह से कि एक पर्टिकुलर मास की वैल्यू निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है फिर कभी, कि इसका मास, ठीक। तो ये 3 चीजें उसके अंदर आ जाती है रिएक्शन के अंदर। एक, नंबर ऑफ एटम्स बराबर रहना सब तरफ। दूसरा, कभी वॉल्यूम देख सकते हैं, कभी मोल्स देखा रहा था, और कभी देखा रहा था इनका इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, बाकी की बातें इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक के बाद।